हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद चलिए एक किताब लिख रहा हूँ, द ट्रूथ अबाउट कास्ट। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है जानकर कि जो असलियत थी वो तो हमसे छुपाई गई। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई। जो चीज़ मैं वो बुक में नहीं लिख पा रहा हूँ, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। कुछ चीज़ें वो भी हैं जो मैंने लिखी हैं। जैसे फाहियान ने लिखा है कि फाहियान 5th-6th सेंचुरी में आया था यहाँ पे। वो लिखता है कि पिछले 14 साल से राइट फ्रॉम बुद्धा फॉर द लास्ट 1400 years बुद्धिज़्म हैज़ ए कंटिन्यूस हिस्ट्री। क्या मतलब हुआ इसका? वो जब 5th सेंचुरी में आ रहा है तो इसका मतलब है कि बुद्ध का टाइम पीरियड 1000 BC के आसपास होना चाहिए। आपकी हिस्ट्री की किताबों में क्या लिखा है? इतनी हिस्ट्री हमसे छिपाई गई है। करीब 500-550 साल बाद की बात हो गई वो, जो बुद्ध का जो टाइम पीरियड बता रहे हैं। हिस्टोरियंस को, ख़ासतौर से पहले ब्रिटिश हिस्टोरियंस को जो सूट किया, एक साहब थे कनिंघम साहब, उनको जो सूट किया, फाहियान से 200 साल बाद के लोगों ने जो लिखा वो जो उनको जो भी सूट करता था उनकी सीक्वेंस में आता था। एक्चुअली असलियत क्या है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए, मेरे ख्याल शायद मैं बता चुका हूँ कि नहीं, उन्होंने देखा कि हमारा जो है एंशिएंट पास्ट इतना रिच है और इतना ओल्ड है। जैसे ये महाभारत को कहते हैं 1000 BC के आसपास, लेकिन मनु को कहते हैं 200 BC to 200 AD। अगर महाभारत में मनु का रेफरेंस दिया है, जब भीष्म का एक श्लोक है कि मनु ने है मरने से पहले ये कहा, तो मनु महाभारत से पहले होंगे या बाद में होंगे? वो महाभारत भी तारीख जो है वो भी क्या होगी? ट्रेडिशन तो कहती है इट इज़ 3102 BC, मतलब अब से करीब 52,000 ईयर्स एगो, 5200 ईयर्स एगो। लेकिन जो भी एक्सकेवेशंस अभी हो रही हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डेट्स आ रही हैं, ओशनोग्राफी से जो हमें पता लग रहा है, आर्कियोलॉजी से जो पता लग रहा है, बहुत कुछ पता लग रहा है। और ये अब जो भी आपका देखें अगर, तो हमारी सिविलाइजेशन सिनौली है या हरियाणा में जो है 8000 साल से तो ज़्यादा पुरानी है ही है। खैर, तो एक वो जो हमने द हिस्ट्री दैट वाज की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, बीच में रुक गई थी, तो छोटी छोटी वीडियोस जो है हम लोग बनाएंगे उसके बारे में। शुरुआत हम करते हैं पोजीशन ऑफ वीमेन के बारे में। जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए हमारे पास, वो तो होना चाहिए द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक साहब हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने जो है न्यू हॉरिजन्स लिखा है सबसे लास्ट में। PN चोपड़ा एडिट कर रहे थे। एडिटर का काम क्या होता है कि और कुछ हो ना हो, कंट्राडिक्शंस ना हो। पर इसमें क्या है, ये हुमायूं कबीर लिखते हैं, स्पेशल अटेंशन मे बी मेड ऑफ वन सेक्शन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड हु हैव सफर्ड डिसेबिलिटीज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। It is not known when women were first relegated to an inferior position in human society. Almost all ancient civilizations denied them the right to citizenship. यह है पेज 720 पे। लेकिन जो एंशिएंट वाला पार्ट है, एंशिएंट वाले पार्ट में कई लोगों ने मिलकर के लिखा है उसको। पेज 147 पे
गौरीनाथ शास्त्री ने एडिट किया है वो सेक्शन, वो क्या लिखते हैं? In the Vedic times, women had access to all branches of learning. Women like Ghosha, Apala and Vishwavara were composers of outstanding Vedic hymns. The age of Upanishads produced philosophers like Gargi, who challenged the invincible Yajnavalk in debate, and Maitreyi, who spurned wealth because it would not give her immortal light, Amritya. Women of higher caste were indispensable partners of their husbands in the yajna. They could hold property and widows could remarry. There was no equality of sex as men could have more than one wife. That is the only difference. तो हुमायूं कबीर का स्कूल ऑफ थॉट क्या होगा वो आपको पता लग जाना चाहिए। और विमेन स्टडीज़ वाले जो हैं वो तो ख़ास तौर से इन चीज़ों को उछालते हैं, और ख़ास तौर से इंडिया में क्यों भाई? आप वर्ल्ड की बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू रिलीजन कहते हैं, हिंदुओं में ये, हिंदुओं में वो। खैर इसकी भी बात करेंगे कि हिंदू रिलीजन जो है ये तो अंग्रेज़ों ने पॉपुलराइज किया था 18th सेंचुरी से, क्योंकि उनको एक ऐसा कलेक्टिव समाज चाहिए था, ऐसे मतलब जानवर चाहिए थे कहिए जिनको एक ही लाठी से हाँक सकें वो। उससे पहले तो लिटरेचर में इक्का दुक्का कहीं कहीं नाम आता है। चलो, तो हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं? एक जो R.S. शर्मा तो आप सब जानते हैं। The principal reason for the subordination of women of upper varnas was their complete dependence on men for their livelihood and lack of property rights. क्या आपको लगता है कि R.S. शर्मा फैक्ट्स से फेमिलियर नहीं होंगे? और उन्हीं की एक और कुछ नहीं कहूँगा मैं, सुवीरा जायसवाल 2018 में इनकी किताब आई है। R.S. शर्मा की जो किताब है 2013 में आई थी ऑक्सफोर्ड से, और किताब का नाम था इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट। उसके 242 पेज पे था जो मैं बता रहा हूँ। और ये मैडम जो है 2018 में छपी है इनकी किताब। इनके पेज 22 पे क्या लिखती हैं? द कस्टम ऑफ अरेंज मैरिजेज ऑन विच एंडोगेमी सर्वाइव्स is quite in harmony with the value of a capitalist society and patriarchal mentalities, which have a long history. Unless a strong movement takes place to emancipate Indian women from patriarchal control, the transition from caste to class will remain elusive, and caste ideology will continue to impede the unity of the exploited classes. मैं शायद पहले भी आपको कह चुका हूँ, जो मार्क्सिस्ट लोग जो होते हैं वो बाइनरीज में यकीन करते हैं, और जहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं भी होती वहाँ एक्सप्लॉयटेशन को क्रिएट कर देते हैं। अब अगर आप इंडियन सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो जो सबसे ऑथेंटिक सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए PN प्रभु, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सेज से छपी है किताब। किताब बहुत अच्छी है पर पब्लिशर बहुत गंदा है। सेज इंडिया कोई छोटा मोटा पब्लिशर नहीं है। एक इतनी बड़ी कमी आप ढूंढिएगा क्या है। मैंने उनको एक्चुअली उनके वेबसाइट पे गया और उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर कोई मेजर बात है तो आप CEO को लिखो। मैंने CEO को लिख दिया कि इतनी मेजर बहुत ही बड़ी बात है, क्राइम हो सकता है इसको अगर मेरा बस चले तो उनने अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया कि वो मेरे को मेल करे। मैंने मेल भेजा था तो मैं उसको लिख दिया कि मैं भी अपने सबॉर्डिनेट को कह सकता था करने के लिए। जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है फिर भी नहीं माने। और मुझे नहीं लगता कि आसानी से कोई बंदा जब तक सीरियसली पढ़ेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता था कि सेज जैसा पब्लिशर इतना बड़ा क्राइम करेगा। नहीं करता, कोई भी नहीं करता आमतौर पे, और उन्होंने किया है। मैं चाहता हूँ कि ये बात उन तक पहुँचे। तो प्रभु ने जो है
मनु को कोट करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। चैप्टर 3 55 to 59 की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहा है स्टेटस ऑफ वीमेन के लिए, वीमेन मस्ट ऑलवेज बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ हु डिजायर देयर ओन वेलफेयर, एंड वेयर वीमेन आर ऑनर्ड देयर द वेरी गॉड्स आर प्लीज्ड। तो सबने सुना हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते करके, उसी का ट्रांसलेशन है। द फैमिली इन विच वीमेन आर पासिंग थ्रू देयर लाइव्स इन सफरिंग विल सून क्रम्बल टू पीसेस। One who desires prosperity of family should always respect the women folk of the house. मनु कह रहे हैं in the family in which the wife is pleased with the husband and the husband feels happy with the wife, prosperity always resides. पहले चैप्टर 3 का 55 to 59 बताया था, अब वो बता रहे हैं 60। और फिर उसके बाद 4 में 181 में कह रहे हैं कि द हाउस होल्डर शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पीस विद फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाउस। इतने गलत है ना मनु के लिए तो हम अलग से चर्चा करेंगे और इतनी लंबी चर्चा करेंगे कि जितनी भ्रांतियां फैलाई गई, मनु ने ये किया, मनु ने ये कहा, किसी ने मनु को नहीं पढ़ा। सच में मैंने शायद एक वीडियो में कहा भी है, नहीं कहा तो मैंने एक किताब में लिखा है, जो लोग मनु की आलोचना करते हैं उनको यही नहीं पता कि कौन थे मनु, कितने मनु थे, किस मनु ने लिखी स्मृति। पढ़ना तो उसके बाद में आएगा ना। और मनु स्मृति में कितनी बातें जो हैं वो सही हैं और कितनी जो हैं वो बाद में डाली गई हैं 7th 8th सेंचुरी में, वो तो पढ़ने वाले जानेंगे ना। जिन्होंने ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में उन्होंने तो समझ लिया होगा, पर उन्हें ज़रा भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनका क्या जाता था। ये एक्चुअली सीरीज़ बनाने का जो है फिर से रिवाइव करने का मेरे को आइडिया आया। एक लेटेस्ट बुक आई है फॉल्स एलाई, मनु पिल्लई की है, जगन्नाथ से पब्लिश हुई है अभी 2021 में। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं कि हमारे राजा रजवाड़े निकम्मे थे, शराब के नशे में धुत रहते थे, है ना, वो नाच गाना और यही उनका पेशा होता था। एक मनु पिल्लई ने एक कोटेशन दी है मिसेस गांधी की, जो उन्होंने 1967 में दी थी, और शुरुआत किताब की वहीं से हो रही है। ध्यान से सुनिए। गो एंड आस्क द महाराजास हाउ मैनी वेल्स दे डग फॉर द पीपल इन देयर स्टेट्स व्हेन दे रूल्ड देम, हाउ मैनी रोड्स दे कंस्ट्रक्टेड, व्हाट दे डिड टू फाइट द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश। If you look at the account of their achievements before independence, it is a big zero. आपकी हिस्ट्री में कहीं भी उनकी चर्चा नहीं होती। तो ये पढ़ने के बाद जो है मेरा मन किया उसको फिर से रिवाइव करने का। तो आप विमेन के लिए ये नहीं हुआ, विमेन के लिए वो नहीं हुआ, आप दुनिया भर को जो है क्रिटिसाइज करते रहते हो। आपको सिर्फ क्या सनातन धर्म ही नज़र आता है? आप जरा बाकी रिलीजन से कंपेयर करके देखो कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। जैसे बाइबल में जो है तिमोथी 2:12-14 NIV, God says, I do not permit a woman to teach or assume authority over a man. She must be quiet. For Adam was formed first, then Eve. Adam was not the one deceived, it was the woman who was deceived and became a sinner. उसके बाद Genesis 3:1-6, to the women he said, I'll make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. कौन सा women emancipation हो रहा है? कौन सा पैट्रियार्की ख़त्म हो रही है? जो सुवीरा जायसवाल जिसकी बात कर रही है उसको ये नज़र नहीं आता क्या? और कुरान में क्या लिखा है? सूरा 4:34, इफ़ यू फियर हाई हेडेडनेस फ्रॉम योर वाइफ्स रिमाइंड देम of the teachings of God.
then ignore them. And when you go to bed, then ignore them when you go to bed. Then hit them. If they obey, you have no right to act against them. God is most high and great. पता नहीं लास्ट लाइन का मतलब क्या है। तो एक और जो चीज़ है, इक्वालिटी वाला रिलीजन जो है, पीस वाला रिलीजन जो है, सब जानते हैं, क्लियरली लिखा है कि एक बेटा दो बहनें एक बेटे के बराबर हैं। दो वुमेन इन एनी एस्पेक्ट, आप कोर्ट में भी दो वुमेन की गवाही जो है वो एक मैन की गवाही के बराबर है और बराबर है। और इनहेरिटेंस के मामले में बाइबल तो सीधा सीधा कहती है कि सिर्फ बेटों को जाएगी। अगर बेटे नहीं हैं तो बेटियों को कुछ शर्तों के साथ कुछ। इस्लाम में तो मैंने बता दिया आधा। और आप कहते हैं मनु तो पैट्रियार्की, ऑल मैन। मनु ने जो है बहुत ही क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया है। मतलब अगर आप जानते होते तो मेरा ख्याल है आप मनु के फैन बन जाते। क्या कहता है मनु? मनु कहते हैं कि अगर सारे बेटे एक साथ रह रहे हैं पिता की डेथ पे, और बड़ा बेटा जो है, जो बड़ा भाई है उनमें से, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो वो सारी की सारी जायदाद उसके नाम से होगी, जिसको हम कर्ता कहते हैं यहाँ परिवार में। अगर भाई अलग हो रहे हैं तो कैसे डिवीज़न होगा? जायदाद का 5% बड़े भाई को मिलेगा, उससे आधा छोटे भाई को मिलेगा, उससे आधा उससे छोटे भाई को मिलेगा, उससे आधा उससे छोटे भाई को, इस तरह से। और बाकी जो बचेगा वो सारे भाइयों में बराबर बराबर बटेगा। बड़े भाई को थोड़ा ज़्यादा, और कोई और चीज़ें हैं वो बड़े भाई को मिलेंगी। और इस सब के बाद हर भाई अपने हिस्से में से 1/4 बहनों को देगा। कितना हो गया बहनों के पास भाइयों से ज़्यादा? और जो मैरिड डॉटर्स हैं, 6 तरह का स्त्री धन होता है, वो सारा उन्हीं का ही होगा, कोई उसमें से शेयर नहीं ले सकता। तो आजकल के जितने भी राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सबाल्टर्न, जेंडर स्टडीज़, जितने भी लोग हैं, पोस्ट मॉडर्न, भी कुछ कहने से पहले समझ भी लिया करो। मैं बाकायदा कोट कर रहा हूँ, श्लोक नंबर वगैरह, आप चैलेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस सारी इंफॉर्मेशन का जानने का फ़ायदा क्या है? वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट, डेफिनेटली। लेकिन आज क्या हैं हम? जो हम हैं वो कैसे हो गए? मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिल विचार करें ये समस्याएं सभी। हम कौन थे वो मैंने आपको बताया, क्या हो गए ये आपको पता है। कारण अगर आप तलाशते हैं तो पिछले 1000 साल में जो कुछ भी हुआ, सिर्फ हमने अपनी पहचान बना करके रखी, वो भी पूरी तरह से नहीं। लेकिन क्या होंगे अभी, अब आगे हमें क्या बनना है, यही वक्त है उसको सोचने का। क्या हालात यही रहेंगे? क्या जो सारी ताकतें लगी हुई हैं अपने समाज को तोड़ने में, अब जेंडर इश्यूज में वुमेन इज़ द यूनिट, सारी दुनिया तारीफ करती है हमारी किनशिप की। हमारे यहाँ परिवार एक इकाई होती है,
अब इस तरह से तोड़ तोड़ के आप इकाइयाँ बनाएंगे अगर, तो हर एक के हक याद दिलाएंगे कि हर एक के साथ ये अत्याचार हो रहा है, हर एक के साथ वो अत्याचार हो रहा है। परिवार में तो बहुत से बलिदान करने होते हैं, परिवार से इमोशंस जुड़ी होती हैं, परिवार की जो वो वी फीलिंग होती है, अगर इसी तरह से आप बांटते रहेंगे, है ना, बड़ा बेटा है तो उसका उस पर एक स्टडी अलग से कर दो, है ना, छोटा बेटा है तो उसको सेंटर कर दो, है ना, और इस तरह से बेटियां भी, मंझला बेटा तो इस पीढ़ी में गुम हो ही गया है, उसकी स्टडी तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो माँ जो भुगतती है, जो बीवी भुगतती है, जो बहन भुगतती है, सबको एक एक करके तोड़ तोड़ के स्टडी करो। समाज को तोड़ने के तरीके हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है वेस्ट से, बहुत सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स फंडिंग करती हैं। जेंडर इश्यूज़ के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, दलित स्टडीज़ के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं। तो इस तरह से जो है पोस्ट मॉडर्न बनते रहिए। पोस्ट मॉडर्न का काम ही डिकंस्ट्रक्शन का है। आप डिकंस्ट्रक्ट तो कर दीजिए, और मैं कहूँ आप गलत हैं तो आप पूछेंगे कैसे, मैं बताऊंगा, फिर आप ये भी जानना चाहेंगे कि सही क्या है। पोस्ट मॉडर्न का ये काम नहीं है, वो डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर अपने आप रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते रहिए, और उसका भी मौका वो आपको नहीं देंगे। तो हमें जो जानना है वो इसलिए जानना है कि जो हम थे क्या वो बेहतर था, जो हम हो गए क्या वो बेहतर है, या फिर भविष्य में जो है क्या हम इससे बेहतर सोच को, परिवार को, समाज को बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम शूद्रों की बात करेंगे। शूद्रों में दास भी और अनटचेबल्स भी, और फिर उसके बाद जो है मनु की बात करेंगे कि मनु की बात थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए 2-3 किस्तों में हो जाएगी। और उसके बाद आप जो भी मुद्दे मेरे से डिस्कस करना चाहें एंशिएंट इंडिया के, यू आर वेलकम। थैंक यू।